90s के समय का एक ऐसा ब्रांड जिसने हर किसी के घर पर अपना राज जमाया हुआ था और आज वो कंपनी इंडियन मार्केट से खत्म हो चुकी है। जी हाँ, ये कोई और कंपनी नहीं बल्कि बीपीएल है। 90s के किड्स की यादों पर एक बहुत बड़ा रोल निभाते हुए बीपीएल ने अपना छाप उनकी यादों पर भी छोड़ रखा है। 90s के समय की इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की इतनी बड़ी कंपनी आखिर क्यों गायब हो गई, तो चलिए जानते हैं बीपीएल के इतिहास को। सन 1963 में टीपी गोपाल जी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। टीपी गोपाल जी यूनाइटेड किंगडम की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम किया करते थे, पर 1960 में उनका ट्रांसफर यूनाइटेड किंगडम में किया गया, जहां उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई थी। उनका काम यह था कि वो अलग अलग देशों में जाकर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जुड़ी प्रोग्रेस सप्लाई पर नजर रख सके। इसी बीच टीपी गोपाल जी भारत आए थे और उन्होंने नोटिस किया कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर कोई भी कंपनी फोकस नहीं कर रही है और ये साल था 1963 का। और टीपी गोपाल जी ने देखा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टीपी गोपाल जी के लिए। बीपीएल कंपनी की शुरुआत केरला के पालक्काड से हुई थी और पालक्काड में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी डाली गई थी। यहाँ से शुरुआत हुई बीपीएल की नई सफर की। बीपीएल फिजिकल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड एक यूके के ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड से इंस्पायर्ड है। फिजिकल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड बीपीएल को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देती थी। इन्होंने सबसे पहले एक हार्मेटिक सील मीटर नामक एक प्रेसिजन प्रोडक्ट को बनाया, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक को बेचा करती थी और इसी कंपनी के थ्रू इंडियन आर्मी को भी डिलीवर्ड किया जाता था। और शुरुआती सक्सेस के बाद बीपीएल ने मेडिकल फील्ड में भी एंट्री कर लिया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड द पेशेंट्स मॉनिटर सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करना चालू कर दिया था, जिससे कि बीपीएल ने इंडियन मार्केट में अपनी कंपनी को पूरी तरीके से स्टेबल कर लिया था। इन्होंने मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए जापानीज कंपनी के साथ भी कोलैब किया था। उस समय भारत में कोई भी विदेशी कंपनी इंडियन कंपनी के कोलैबोरेशन के बिना इंडिया में एंट्री नहीं कर सकती थी। इसका बहुत बड़ा फायदा टीपी गोपाल जी को भी हुआ, क्योंकि कंपनी इंडिया में एंटर करना चाहती थी और एक बीपीएल ही कंपनी थी जिसके थ्रू वो लोग इंडिया में आ सकती थी। इसी बीच एक जापानीज कंपनी की एंट्री होती है इंडिया में, जिसका नाम था सोनियो। कंपनी ने 1982 में बीपीएल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट भी साइन किया। एग्रीमेंट के तहत सोनियो बीपीएल को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी और इंडिया में बीपीएल मैन्युफैक्चरिंग के पूरे काम को भी बीपीएल संभालेगा। धीमे धीमे बीपीएल और सोनियो जोड़ी इंडियन मार्केट में एक अलग पहुंच बना चुकी थी। दोनों कंपनियां मिलकर के कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाती थी। उसकी दूसरी तरफ अब बीपीएल की सक्सेस की एक नया मोड़ चालू हो गया था। 1982 में बीपीएल भारत एशिया गेम को होस्ट कर रहा था, क्योंकि उस समय भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स गेम था और इंडियन फर्स्ट एंड द बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेम देखने के लिए पूरी इंडियन पब्लिक बेचैन थी। उसी बीच बहुत बड़ी डिमांड बढ़ती है कलर टीवी की, जो वाकई में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बीपीएल की सक्सेस की, जो कि बीपीएल बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहती थी। उस समय कुछ ही कंपनियां थी जो कि कलर टीवी बनाती थी, जिस वजह से बीपीएल ने बड़ी ही आसानी से इंडियन मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया था और साथ ही इंडियन शेयर मार्केट पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। और अब बीपीएल आने वाले सालों में कई इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर भी एंटर करना चाहती थी, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, बैटरीज, टेलीफोन, ऐसे कई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बनाने लग गई थी। इसी बीच गवर्नमेंट का एक फैसला आया, जिसकी वजह से बीपीएल को बहुत बड़े डाउनफॉल को फेस करना पड़ा। सन 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को लागू किया, जिसका बहुत बड़ा फायदा फॉरेन मार्केट को हुआ। इस पॉलिसी के अनुसार फॉरेन कंपनी को इंडिया में एंट्री करने के लिए कोई भी इंडियन कंपनी की जरूरत नहीं थी। कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में डायरेक्ट एंटर कर सकती है विदाउट किसी इंडियन कंपनी के कोलैबोरेशन के, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकती है। पर उस समय बीपीएल इंडियन मार्केट पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। शुरुआती समय में इंडियन मार्केट
में अपने कॉम्पिटिशन्स को एंटर होते देख करके बीपीएल को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पर बीपीएल की ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि सन 1995 में सैमसंग और सन 1997 में एलजी, ये दोनों ही साउथ कोरियन कंपनी इंडिया में एंटर कर चुकी थी। दोनों बीपीएल कंपनी के कंपैरिजन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा ही एडवांस थी। इन्होंने इंडियन मार्केट पर न्यू कलर टीवी को इंट्रोड्यूस कराया, जो कि बीपीएल की कलर टीवी से बहुत ज्यादा बेहतरीन थी और बहुत ही चीपेबल प्राइस पे भी थी। ये दोनों यहाँ तक ही नहीं, इन दोनों ने रेफ्रिजरेटर और कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को भी इंडियन मार्केट पर लाके खड़ा कर दिया एज अ बीपीएल कंपटीशन, जो कि बीपीएल को वाकई ही बहुत बड़ा टक्कर दे रही थी। पर ऐसी क्या वजह थी कि बीपीएल इतनी बड़ी लीडिंग कंपनी होने के बावजूद भी एलजी और सैमसंग कंपनी को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पा रही थी? इसका कई रीजन हैं, तो चलिए बढ़ते हैं उन रीजंस की तरफ। लैक ऑफ इनोवेशन। जहां बीपीएल की टीवी के फ्रेम बहुत मोटे और भड़कीले हुआ करते थे और ज्यादा खास पिक्चर क्वालिटी भी नहीं होती थी, पर वहीं उसकी दूसरी तरफ सैमसंग और एलजी जैसे ब्रांड इनोवेशन के मामले में बीपीएल से बहुत आगे थी, क्योंकि उनकी टीवी के बॉडी बहुत ही स्लीक हुआ करती थी और उनके साथ ही एक एडवांस और मॉडर्न पिक्चर क्वालिटी भी दिया करती थी। बीपीएल अपने प्रोडक्ट के साथ कोई भी न्यू इनोवेशन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। सैमसंग ने मार्केट पर एक नई वॉशिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया। सैमसंग ने इंडियन वुमेन को अपना टारगेट बनाया और कहा कि सैमसंग की वॉशिंग मशीन महिलाओं की महंगी साड़ी और महंगे कपड़े धुलने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। एफोर्डेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी। बीपीएल बाकी कंपनी से बहुत ज़्यादा पीछे इसलिए थी क्योंकि बीपीएल अपना सारा प्रोडक्ट अपने आप ही बनाती थी और उसकी दूसरी तरफ फॉरेन कंपनी बाहर से प्रोडक्ट को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती थी। कि बीपीएल टेक्नोलॉजी पर होने वाले रिसर्च से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक सब काम खुद ही करती थी, जबकि सैमसंग और एलजी सिर्फ टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट पर काम किया करते थे और बाकी मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम चीन से कराती थी और वहां से प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराती थी या मार्केट में और प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में सेल करती थी, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट भी बहुत सस्ते हुआ करते थे, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनी अपने प्रोडक्ट पे होने वाले प्रॉफिट से बहुत ही हाई मार्जिन जनरेट करती थी। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड द लैक ऑफ द ब्रांड ट्रस्ट। अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि सस्ती चीज लो क्वालिटी एंड नॉट ट्रस्टेबल होती है, पर सैमसंग एंड एलजी के प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं था। जहां ये माना जाता है सस्ती चीज बहुत जल्दी टूट जाती है, और वहां सैमसंग और एलजी के प्रोडक्ट इतने ड्यूरेबल और रिलायबल थे कि लोगों के दिलों पर ये राज करने लग गई थी, जिसकी रिपेयरिंग भी बहुत आसानी से और बहुत ही कम दामों में हो जाती थी। जहां सैमसंग और एलजी ने इतनी चीपेस्ट प्राइस के साथ एक रिलायबल प्रोडक्ट को देते हुए उन्होंने एक अच्छी ब्रांड की इमेज बना ली थी, और वहीं उसकी दूसरी तरफ लोगों का बीपीएल से विश्वास तो उठता ही चला जा रहा था, पर अभी तक भी बीपीएल की सेल पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। बीपीएल अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, पर उसके अपोजिट उन्होंने रैपिड एक्सपेंशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। साल 1994 में बीपीएल ने कम्युनिकेशन पर भी एंटर किया। इससे उनके कॉम्पिटिटर ने बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी से अपना पूरा पकड़ बना चुकी थी और बीपीएल की मार्केट वैल्यू खत्म हो चुकी थी। और बीपीएल की ये रैपिड एक्सपेंशन बहुत हैवी लोन से चल रही थी। बीपीएल को मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश करने के लिए मार्केटिंग कैंपिंग चलाने के साथ साथ बीपीएल में काम करने वाले 9000 स्टाफ सैलरी देने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत थी। इससे यूं हुआ आने वाले सालों में कंपनी में होने वाले प्रॉफिट का मेजर हिस्सा डेब्ट की इंटरेस्ट में ही चला जाता था, और साथ ही 1990 में इंडियन रुपीस की वैल्यू बहुत तेजी से गिरती चली जा रही थी, और इससे बीपीएल को बहुत बड़ा झटका, क्योंकि एक तरफ इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर रही थी और दूसरी तरफ बीपीएल के मार्केट वैल्यू भी गिरती चली जा रही थी, जिसकी वजह से बीपीएल के लिए डेट को भी चुकाना बहुत ज्यादा कठिन हो रहा था। अब बीपीएल के लिए न्यू इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर पैसा लगाना मानो नामुमकिन सा हो गया था। इन सब का एंड ऑफ द रिजल्ट ये हुआ कि बीपीएल
मार्केट पर कंप्लीट ही नहीं कर पाई। हैवी डेट के साथ बीपीएल अपनी वर्किंग कैपिटल को भी मैनेज करने में पूरी तरीके से नाकामयाब हो गई और इस प्रॉब्लम के चलते सन 2000 में टीपी गोपाल जी ने अपने पद को त्याग दिया। और वैसे ही बीपीएल में उनके पद त्याग देने के बाद ही बीपीएल ने कई अन्य प्रॉब्लम्स को फेस किया, जहां बीपीएल को अपने मार्केट शेयर बचाने के लिए न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए था। जहां बीपीएल को अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए न्यू इनोवेशन पर ध्यान देना चाहिए था, और उसकी दूसरी तरफ टीपी गोपाल जी और उनकी पूरी मैनेजमेंट बीपीएल के मेन ऑफ द और सबसे बड़े रीजन की तरफ, जिसने बीपीएल को मानो आधे से ज्यादा खत्म कर दिया था। एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बीपीएल का खत्म होने का एक मेन रीजन ये भी था कि बीपीएल की शुरुआती समय पर कई जगहों पर बीपीएल ने अपनी पकड़ बना लिया था, पर जिसकी वजह से उनके सेल पर ग्रोथ भी हुआ, पर बीपीएल ने छोटी सिटीज और रूरल एरिया पर अपनी पकड़ नहीं जमा पाए, जिसकी वजह से उनकी मार्केट शेयर ज्यादा नहीं बढ़ पाए। बीपीएल अपनी शुरुआती समय में यूनाइटेड किंगडम से फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प लिया करते थे, जिसकी वजह से बीपीएल ने खूब ग्रोथ तो किया, पर विदेशी कंपनी को रिलायबिलिटी देते देते बीपीएल के मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत बुरा असर पड़ा, जो कि उनके डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा रीजन बना। 2005 में 35 करोड़ और 2006 में 14 करोड़ का लॉस बीपीएल को झेलना पड़ा, और देखते ही देखते कंपनी लॉस की खाई की तरफ गिरती चली गई, और हाल ऐसा हुआ कि बीपीएल का नामो निशान इंडियन मार्केट से खत्म हो चुका था। तो ये थी बीपीएल की डाउनफॉल की स्टोरी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और इस बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा।